हेलो गाइस, वेलकम नॉलेज का चैनल। और ये आपकी दोपहर 1 बजे की क्लास है। इस क्लास की टाइमिंग हमने ऑलरेडी आपको टाइम टेबल में दे दी हुई है। क्लास का शेड्यूल हमने टेलीग्राम ग्रुप पर, जो कि नॉलेज का एक ऑफिशियल ग्रुप है, उस पर हमने पोस्ट कर दिया और उस मैसेज को पिन किया हुआ है, तो प्लीज़ आप वहाँ से देखें। और ये हमारी इंग्लिश में क्लासेस चल रही हैं। नॉलेज स्काई पर हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में ईपीएफओ की प्रिपरेशन करा रहे हैं। हिंदी में टॉपिक ऑलरेडी कवर हो चुका है, इंग्लिश में हमें से आज करने वाले हैं, ठीक है गाइस। और इंग्लिश मीडियम में सारी की सारी प्लेलिस्ट हमारी पड़ी हुई है। तो जितने भी स्टूडेंट जो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के हैं और यदि नए हैं और यदि आपको कुछ लेक्चर्स नहीं मिल रहे हैं, तो आप इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ की हमारी जो पीडीएफ है यूट्यूब चैनल पर, जो प्लेलिस्ट है आप उस पर ज़रूर जाकर देखें। वहाँ पर ऑलरेडी हमने 14 लेक्चर्स जो है जो कंप्लीट कर दिए हुए हैं। और ये यूट्यूब चैनल पर किसी भी यूट्यूब चैनल के मैक्सिमम नंबर ऑफ़ वीडियोज़ हैं जो इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए अवेलेबल है। आप ज़रूर एक बार जाकर देखिए, आप सभी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। और हमने चीज़ों को बहुत सिंपल रखा हुआ है, ऑल्दो दे आर वेरी डीप, ताकि आपको यूपीएससी के एग्ज़ाम अच्छे से आप क्लियर कर पाएँ। यूपीएससी ईपीएफओ इस लेवल पर हमने इन चीज़ों को प्रिपेयर किया हुआ है। तो और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन बटन को भी प्रेस करें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी जो हैं, क्लासेस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप टाइम पर क्लासेस को जो है वो ज्वाइन करते रहें, ठीक है। साथ ही आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करें, जिस पर हमने सारी पीडीएफ रखी हुई हैं। और यदि आपको कोई डाउट आते हैं, कोई टॉपिक आपको दिक्कत होती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। साथ ही हमारी मेल आईडी जो कि आप सभी के पास है, नॉलेज का 2017@gmail.com, आप इस पर भी जो है वो मेल कर सकते हैं अपने डाउट्स को। हम 48 आवर्स के अंदर, जी हाँ दोस्तों, 48 आवर्स के अंदर आपके डाउट्स को क्लियर करके आपको रिस्पॉन्ड करेंगे, ओके गाइस। और क्लासेस को आप कंटिन्यू रखें, क्योंकि डेफिनेटली काफ़ी कॉम्प्रहेंसिव कोर्स हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, जो आपकी यूपीएससी ईपीएफओ की प्रिपरेशन में आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो गाइज बेसिकली आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 को। हिंदी में हम ऑलरेडी इस एक्ट को कर चुके हैं, इंग्लिश में हमारे पास ये एक्ट है। और कल की क्लास की टाइम में इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट जरूर ध्यान रखें। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए दोपहर 1 बजे डेली क्लास हुआ करेगी, और इस क्लास में हम इंग्लिश मीडियम में चीज़ों को पढ़ा करेंगे। आज हम फैक्ट्रीज एक्ट पढ़ने वाले हैं। कल की क्लास पे हम लक्ष्मीकांत सुपर 30 सीरीज जो है वो लॉन्च कर रहे हैं, तो प्लीज़ बी रेडी फॉर दैट, ओके। तो बेसिकली ये फैक्ट्रीज एक्ट क्यों बनाया गया था? देखिए क्या होता था दोस्तों, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ था, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन में जो कैपिटलिज्म थिंकिंग थी, वो जो लोग थे, जितने भी ऑनर्स थे, जितने भी एम्प्लॉयर्स थे, उन सभी के मन में एक कैपिटलिज्म की भावना आ गई थी। कैपिटलिज्म की भावना मतलब वो पूंजीपतियों की भावना उनमें आ गई थी। तो इससे क्या हो रहा था, जितने भी वर्कर्स थे उनका एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा हो गया था। उन्हें बहुत ज़्यादा गंदी गंदी सिचुएशंस में काम करना पड़ रहा था, अनहाइजीनिक सिचुएशंस में काम करना पड़ रहा था। इस वजह से प्लेग जैसी बीमारियाँ, जैसे ब्रिटेन साइज पूरे विश्व में प्लेग जैसी बीमारियाँ फैल गई थी, ठीक है। और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जो वर्कर्स को फेस करनी पड़ रही थी, ठीक है। तो इन चीज़ों के लिए समय समय पर बहुत सारे लॉज आते रहे, जिनको हमने लेबर लॉ की सारी सीरीज़ में पढ़ा हुआ था। तो ये देखा गया कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होना, तो उस इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से काफ़ी सारे कॉन्सिक्वेंसेस थे जिनको सफ़र करना पड़ रहा था हमारे वर्कर्स को। तो वर्कर्स के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक और एक्ट आया, जो कि था फैक्ट्रीज़ एक्ट। इसने बेसिकली जितनी भी तरह की फैक्ट्रीज थी उन सभी को टारगेट किया, और फैक्ट्रीज़ एक्ट में उन सभी के को टारगेट किया। और फैक्ट्रीज एक्ट में जो लेबर्स होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, उनकी सिचुएशन को सुधारने के लिए, उनके वेलफेयर के लिए, उनके अच्छे बेटर लिविंग के लिए ये लॉ को पास किया। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो डायरेक्टली वर्कर्स से कनेक्टेड होती हैं, वर्कर्स को डेफिनेटली बेनिफिट करती हैं। चलिए आइए हम देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि हम एक पैटर्न में चलते हैं कि सबसे पहले हम बात करते हैं शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट और कमेंसमेंट की। तो यदि हम बात करें शॉर्ट टाइटल की, तो इस एक्ट को हम फैक्ट्रीज एक्ट बोलते हैं, जो कि 1948 में लॉन्च हुआ था। 1948 एक्ट में इसको इम्पोज लाया गया था, और इसका जो एक्सटेंशन है वो सारे कंट्री में, पूरे इंडिया में, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। और ये जो देखिए, जब भी एक लॉ बनता है तो दो डेट होती है। एक डेट जब लॉ बनता है, दूसरा डेट जब लॉ पहला एक डेट जिस पर लॉ पास होता है, दूसरा डेट जो होती है जिस पर लॉ इम्पोज होता है कंट्री में। तो ये जो पास हुआ था ये 1948 में पास हुआ था, और जो इम्पोज हुआ था ये 1 अप्रैल 1949 से, जो कि एक फिस्कल ईयर की बिगनिंग मानी जाती है। 1 अप्रैल से हमारा फिस्कल ईयर शुरू होता है, ठीक है। तो 1 अप्रैल 1949 से इसको इम्पोज कर दिया गया था सारी की सारी कंट्री में। अब हम बात करते हैं डेफिनेशंस की। हर लॉ की अपनी डेफिनेशंस होती है, ताकि उस लॉ को मिसयूज़ ना किया जा सके।
तो यहाँ पर हम कुछ डेफिनेशंस को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ऑक्यूपायर की डेफिनेशन को पढ़ेंगे, ठीक है। ऑक्यूपायर की जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 2N में डिफाइन करी गई है, ठीक है। और यहाँ पर जो डेफिनेशन वो ये बोलती है कि इन केस ऑफ फर्म, सबसे पहले फर्म के बारे में हम बात करने वाले हैं। इन केस ऑफ फर्म और एनी एसोसिएशन, individuals or any one of the individual partner or member thereof shall be deemed to be the occupier। मतलब कोई फर्म है, अब फर्म को यदि एक इंडिविजुअल पर्सन चला रहा है तो वो इंडिविजुअल पर्सन, या पार्टनर्स चला रहे हैं तो वो सारे के सारे पार्टनर विल बी ट्रीटेड एज दी ऑक्यूपायर। ऑक्यूपायर को हम सिंपली ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि एक फर्म है और उस फर्म के लीगल पेपर जिस पर्सन के नेम पर होंगे वो ऑक्यूपायर कहलाएगा। आगे हम बात करते हैं इन केस ऑफ कंपनी, एनी वन ऑफ द डायरेक्टर्स शैल बी डीम्ड टू बी द ऑक्यूपायर। और यदि किसी कंपनी की बात करेंगे तो कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, तो जो सारे के सारे डायरेक्टर्स होते हैं दे विल बी कंसीडर्ड एज द ऑक्यूपायर। तो उन सभी को ऑक्यूपायर जो है वो कंसीडर किया जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं फैक्ट्री की। अब फैक्ट्री की भी डेफिनेशन जो है वो दी गई है। अब यहाँ पर फैक्ट्री की डेफिनेशन काफ़ी सिंपल से, और इस फैक्ट्री की डेफिनेशन को आप इसलिए भी याद रखेंगे क्योंकि इस लॉ की एप्लीकेबिलिटी इस पर बहुत हद तक डिपेंड करती है। तो जो फर्स्ट केस है वो ये है कि किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन को एक फैक्ट्री का दर्जा दिया जाएगा यदि उसमें कम से कम 10 वर्कर जो हैं वो काम करते रहे हों पिछले 1 साल में, ठीक है, पिछले 1 साल में काम करते रहे हों वो, और वो कंपनी जो है वो विद द एड ऑफ पावर वर्क करती हो, मतलब जिसमें पावर पर वर्क होता हो। वहीं 20 और मोर वर्कर्स होने चाहिए यदि वो विदाउट एड ऑफ पावर वर्क करती है। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन को फैक्ट्री का दर्जा तभी मिलेगा जब उसमें 10 और मोर वर्कर्स काम करते रहे हों पिछले 1 साल में, और वहाँ पर विद पावर जो है वो वर्क होता हो। और यदि विदाउट पावर वर्क होता है तो पिछले 1 साल में 20 या मोर देन 20 जो वर्कर्स हैं वो वर्क करते रहे हो, तो ही उसे फैक्ट्री का एक रजिस्ट्रेशन या दर्जा मिलेगा। आगे बढ़ते हैं हम हमारी अगली डेफिनेशन की तरफ, तो वो है वर्कर की डेफिनेशन। जो वर्कर की डेफिनेशन ये सेक्शन 2I के में डिफाइन करी गई है। सेक्शन 2I में जो है वो डिफाइन करी गई है, क्लियर। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि वर्कर कोई भी वो पर्सन हो सकता है जो डायरेक्टली और बाय थ्रू एनी थर्ड पार्टी, कह सकते हैं हम कॉन्ट्रैक्टर, क्लियर, और विद और विदाउट नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर और रिन्यूमिनेशन के बेस पर जो है वो वर्क कर रहा हो। मतलब कोई भी ऐसा पर्सन जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली विद और विदाउट नॉलेज ऑफ हिट्स प्राइम एम्प्लॉयर वर्क कर रहा है, और उसके रेफरेंस में उसको रिम्यूनरेशन मिल रहा है, उसके अगेंस्ट उसको जो वेजेस है वो मिल रही हैं, तो उसको हम वर्कर कहेंगे। आगे हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए कुछ टर्म्स डिफाइन करी गई कि किस किस प्रोसेस को मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कहेंगे। तो जैसे मेकिंग मतलब किसी नई चीज़ को बनाना, अल्टरिंग मतलब पुरानी चीज़ को बदल कर नया करना, रिपेयर करना, है ना, ऑर्नामेंटिंग करना, फिनिशिंग करना, पिकिंग, ऑयलिंग, वॉशिंग, क्लियरिंग, ब्रेकिंग अप। तो ये जो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं इन सभी को मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में रखा गया है, क्लियर। इसके अलावा पंपिंग ऑयल, वाटर, सीवेज और ये सारी जो इस तरह के जो प्रोफेशंस होंगे, इस तरह के जो वर्क होंगे, इन्हें भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में रखा गया है। इसके अलावा कंपोजिंग टाइप्स ऑफ प्रिंटिंग बाय लेटर प्रेस, है ना, लिथोग्राफी, फोटोग्राफर, और ये जो सारी चीज़ें इन्हें भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस में इंक्लूड किया जाएगा। इसके बाद डिफाइन किया गया हैजार्डस प्रोसेस की। हैजार्डस प्रोसेस का मतलब वो होता है, उन सारी प्रोसेसेस से हैजार्डस प्रोसेस का मतलब जो कि किसी भी एक फैक्ट्री से जुड़ी होंगी और उसकी वजह से जो वर्कर्स हैं उनकी लाइफ को एक थ्रेट रहेगा, उनको थोड़ा सा खतरा बना रहेगा। तो इस तरह की जो प्रोसेसेस होंगी वो हैजार्डस प्रोसेस होंगी। तो कॉज ऑफ मटेरियल इम्पायरमेंट टू द हेल्थ ऑफ द पर्सन इंगेज्ड और द कनेक्टेड देयरविथ, मतलब कोई भी पर्सन जो किसी वर्क से कनेक्टेड है, यदि उसकी हेल्थ को कुछ सीरियस इश्यूज कॉज हो सकते हैं उस वर्क से, उस प्रोसेस से, तो उसे हैजार्डस प्रोसेस में जो है वो इंक्लूड किया जाएगा, क्लियर। और इसकी वजह से जो पोल्यूशन है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन है, वो भी यदि जनरेट हो रहा है, हैवी एनवायरमेंटल पोल्यूशन यदि जनरेट हो रहा है, तब भी उसे हैजार्डस प्रोसेस में जो है वो लिया जाएगा, ओके क्या। और हैजार्डस प्रोसेस को फर्स्ट शेड्यूल में जो है वो डिफाइन किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट 1948। जो फैक्ट्रीज एक्ट है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? देखिए बेसिकली फैक्ट्रीज एक्ट का जो ऑब्जेक्टिव है बहुत सिंपल सा है। फैक्ट्रीज हुआ क्या था, ये फैक्ट्रीज एक्ट को कब लाया गया था? फैक्ट्रीज एक्ट को लाया गया था जब इंडस्ट्रियलाइजेशन अपने चरम पर था, और इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से क्या हो रहा था,
बहुत सारे जो वर्कर्स थे, बहुत सारे जो वर्कर्स थे, वर्कर्स की हेल्थ पर कुछ जो एडवर्स इफेक्ट थे वो पड़ रहे थे, बिकॉज क्योंकि वहाँ पर लोगों को मशीन समझ लिया गया था, वर्कर्स को मशीन समझ लिया गया था, और उनसे वो एज मच एज पॉसिबल प्रोडक्शन कराना चाहते थे, मैन्युफैक्चरिंग कराना चाहते थे, ताकि जो कंपनी है उनका जो टर्नओवर है वो बढ़ से, उनका प्रॉफिट है जो बढ़ सके। तो बेसिकली जो कैपिटलिज्म की भावना चल रही थी, कैपिटलिज्म की फीलिंग चल रही थी, उस फीलिंग की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही थी। और इस सब चीज़ों के चलते जो वर्कर्स थे उनकी हेल्थ पर बहुत ज़्यादा डाइवर्स इफेक्ट पड़ रहे थे, क्योंकि उन्हें अनहाइजीनिक फैक्ट्रीज़ में काम करना पड़ रहा था, उनकी हेल्थ के बारे में कोई सोचने वाला नहीं था, प्लेग जैसी बीमारियां आ रही थी, है ना, जैसे कि अभी कोरोना चल रहा है, तो वैसे उस टाइम पर था कि प्लेग जैसी एक महामारी उस समय भी फैल गई थी। तो ये बहुत सारी चीज़ें थी, तो इन सभी चीज़ों से ओवरकम करने के लिए, वर्कर्स के वेलफेयर के लिए जो है वो ऑब्जेक्टिव ऑफ जो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 है, इसको लाया गया था। तो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट 1948 आर टू रेगुलेट द वर्किंग कंडीशन इन द फैक्ट्रीज, मतलब वर्किंग कंडीशन में जो फैक्ट्रीज़ की वर्किंग कंडीशन है उनको रेगुलेट करना, उनको सुधारना, जिससे जो वर्कर्स हैं, जो लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं, उसकी हेल्थ, सेफ्टी, वेलफेयर, एनुअल लीव और ये जो बेसिक जो फैसिलिटीज़ हैं वो उनको मिल सकें, और वो एक अच्छे लेवल पर काम कर सके और अपनी लाइफ को भी इजीली मेंटेन कर सके। ज़रा हम डिटेल में डिस्कस करने वाले ऑब्जेक्टिव को, तो पहला जो ऑब्जेक्टिव था वो था वर्किंग आवर्स को इम्प्रूव करना। इम्प्रूव करने से मतलब यहाँ पर बढ़ाने से बिल्कुल भी नहीं। पहले क्या होता था, वर्कर्स से दिन रात काम लिया जाता था, वहाँ पर कोई स्टैंडर्ड टाइम नहीं था कि आपको कितना काम लेना है और कितना नहीं लेना है। तो पहले तो इस चीज़ को ओवरकम किया गया कि एक इस एक्ट के बाद ये एक चीज़ आई कि एक वीक में किसी भी पर्सन से 48 आवर्स से ज़्यादा आप काम नहीं करा सकते थे। एक वीक में किसी भी एक वर्कर से आप 48 आवर्स से ज़्यादा काम नहीं करा सकते थे, क्लियर। और हर एक वीक में एक वीकली पेड हॉलीडे होना चाहिए था। तो इसी एक्ट के बाद ये निकला था कि हर एक वीक में यहाँ पर एक जो वीकली हॉलीडे होना चाहिए वो होना चाहिए, जो कि संडे जैसा हो सकता है, और ये पेड होगा। मतलब उस चीज़ की जो उस लीव की जो अमाउंट है, जो पैसा है, जो वेज है, उसको कट कंपनी नहीं करेगी, वो एक पेड लीव होगी, क्लियर गाइस। आगे बढ़ते हैं। हेल्थ, तो हेल्थ जो था एक मेजर कंसर्न था, है ना, हेल्थ मेजर कंसर्न था, क्योंकि इससे पहले प्लेग भी आ चुका था, तो काफ़ी बड़ा ये जो था कंसर्न था, क्योंकि अनहाइजेनिक फैक्ट्रीज में काम करने की वजह से जो हेल्थ पर बहुत ज़्यादा डाइवर्स इफेक्ट पड़ रहे थे, वो एक चिंता का विषय था गवर्नमेंट के लिए भी, ठीक है। तो फैक्ट्रीज़ में जो हाइजीन को इम्प्रूव करने के लिए, वर्कर्स की हेल्थ को और कोई कंप्रोमाइज़ ना हो, ठीक है, और उन्हें जितनी भी बेसिक फैसिलिटीज़ होनी चाहिए वो सभी प्रोवाइड कराने के लिए है इस फैसिलिटी को जो है लाया गया था। आगे बढ़, अब देखिए हेल्थ के लिए जो जो चीज़ें ज़रूरी होती है, जैसे प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए, लाइटनिंग प्रॉपर होना चाहिए, वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए, टेम्परेचर प्रॉपर होना चाहिए, तो ये और प्रॉपर लेट बाथ की अरेंजमेंट होना चाहिए, प्योर ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए। तो इन सभी चीज़ों को जो है वो इस इशू में फोकस किया गया था। आगे बात करते हैं सेफ्टी। तो देखिए जो वर्कर्स होते हैं वो मिल्स में काम करते हैं, मिल्स में हैवी मशीनरीज भी होती हैं, कुछ माइंस होती हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो वर्कर्स के लिए थ्रेट होती हैं, है ना, जिसकी वजह से वर्कर्स को मेंटल इलनेस होती है, फिजिकल इलनेस होती है, इंजरीज हो जाती हैं, कई बार दे फेसेस टू दैट। तो ये सारी चीज़ों से बचाने के लिए एक सेफ्टी जो था एक मेजर कंसर्न था, है ना, तो सेफ्टी जो था वो मेजर कंसर्न था इस एक्ट का। तो यहाँ पर भी इस तरह की चीज़ें जो है वो बनाई गई थी, जैसे कि यहाँ पर इमरजेंसी स्केप की बात करी गई थी, फायर एग्जिंग्विशर्स की बात करी गई थी, मतलब सेफ्टी मेजर्स कंपनीज को लेने होंगे, ये बात कही गई थी। तो एक्ट में बेसिकली काफ़ी जो थी अच्छी चीज़ें। इसके अलावा वेलफेयर के लिए भी बात करी गई थी। वेलफेयर के लिए बात इसलिए करी गई थी कि जो जितने भी वर्कर्स वहाँ पर काम कर रहे हैं उनको फर्स्ट एड अवेलेबल हो, इजीली उनको शेल्टर अवेलेबल हो, रेस्ट रूम्स अवेलेबल हो, ठीक है, उनके यदि फीमेल है उनके छोटे बच्चे, तो क्रीचेस की फैसिलिटीज़, लंच रूम की फैसिलिटीज़ जो है वो अवेलेबल होनी चाहिए, जिससे जो वर्कर्स के लिए एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट बने, जिससे वो इजीली जो है काम कर पाएँ और इजीली अपने आप को कूल एंड काम भी रख पाएँ। इसके अलावा पेनल्टीज़ की कुछ पेनल्टीज़ भी डाली गई थी फैक्ट्रीज एक्ट 98 में। तो फैक्ट्रीज़ में यहाँ पर जो बात करी गई थी कि कब कब होता है, कि मान लीजिए यहाँ पर मैंने आप सभी को बताया कि जो ऑब्जेक्टिव हैं, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव की बात करी गई है, तो हमने यहाँ पर देखे इतने ऑब्जेक्टिव्स थे। तो इन केस यदि कोई एम्प्लॉयर इन ऑब्जेक्टिव्स को प्रोवाइड कराने में फेल होता है, मतलब कोई इन ऑब्जेक्टिव को प्रोवाइड कराने से फेल होने से मतलब ये है कि जो एम्प्लॉयर ऐसा नहीं कर रहा है वो बेसिकली डायरेक्टली क्या कर रहा है, इस एक्ट को वायलेट कर रहा है,
रूल्स एंड रेगुलेशन का वायलेशन कर रहा है, और यदि रूल्स एंड रेगुलेशन का वायलेशन हो रहा है तो पेनल्टीज़ तो बनती है। तो यहाँ पर पेनल्टीज़ क्या होंगी वायलेशन के लिए? यहाँ पर दो तरह की पेनल्टीज़ हम पढ़ने वाले हैं। पहला तो हम पेनल्टी पढ़ रहे हैं वायलेशन के लिए, आगे हम कुछ और पेनल्टीज़ पढ़ने वाले हैं, तो आप प्लीज़ उनको मिक्स ना करें, ध्यान दे के रखें, क्योंकि पेनल्टीज़ पर जो क्वेश्चंस है वो काफ़ी फ्रीक्वेंटली बनते हैं, तो पेनल्टीज़ आपको अच्छे से समझनी होगी। तो इम्प्रिजनमेंट ऑफ 1 ईयर है ना, मतलब यदि वायलेशन करते तो इम्प्रिजनमेंट ऑफ 1 ईयर हो सकता है, 1 लाख रुपए तक की फ़ाइन आपको लग सकती है, या फिर ये दोनों चीज़ें ही हैं, ये भी लग सकती हैं आपको। तो इम्प्रिजनमेंट ऑफ 1 ईयर, इम्प्रिजनमेंट ऑफ 1 लाख और फाइन ऑफ 1 लाख रुपीज़ और बोथ। तो ये कब लगता है? जब एक एम्प्लॉयर जो है वो वायलेशन करता है एक्ट का। इसके आगे हम बात करते हैं फॉर वर्कर मिसयूज इन अब क्या होता है, ये तो एम्प्लॉयर के लिए थे, ये तो थे एम्प्लॉयर के लिए, लेकिन मान लीजिए कि कोई वर्कर जो है वो मिसयूज़ करता है ना, मतलब ये एक्ट जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा रहा है उस, जैसे कि वेलफेयर, सेफ्टी, हेल्थ, वर्कर्स एंड बाकी सारी चीज़ें, तो यदि एक वर्कर इनका मिसयूज़ करता है, ठीक है, तो वर्कर के लिए भी क्या है, यहाँ पर फाइन लग सकता है। तो वर्कर के लिए यहाँ पर जो फाइन है वो 500 रुपये तक है। तो दोनों चीज़ें याद रखनी है, एम्प्लॉयर यदि रूल्स को ब्रेक करता है, वायलेट करता है, तो उसको 1 लाख रुपए तक की फाइन और 1 साल तक की जेल या दोनों हो सकता है, और यदि एक एम्प्लॉय ऐसा करता है तो उसको 500 रुपीज़ तक की पेनल्टी जो है वो लग सकती है। अब हम बात करते हैं एप्लीकेबिलिटी ऑफ 1948 एक्ट की, एप्लीकेबिलिटी ऑफ 1948 फैक्ट्रीज एक्ट 1948 की। तो एप्लीकेबिलिटी हमने देखा था कि कंपनी दो तरह की होती हैं, जो विद द एड ऑफ पावर वर्क करते हैं और विदाउट द एड ऑफ पावर वर्क करती हैं। तो वो कंपनी जिसमें 10 और मोर एम्प्लॉइज़ हैं और दे आर वर्किंग विद द एड ऑफ पावर, तो वो एज अ फैक्ट्री एक्ट एलिजिबल होंगी, और जिनमें विदाउट द एड ऑफ पावर वर्क करता है उसमें 20 और मोर देन 20 जो वर्कर्स है वो काम करते, तब वो फैक्ट्रीज एक्ट में एलिजिबिलिटी रखेंगे। ये तो बेसिक सी चीज़ थी। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो यहाँ पर मैंने लिखी हुई है, ठीक है, कि दिस एक्ट इज़ एप्लीकेबल टू एनी फैक्ट्री where 10 or more workers are working and were working on the day of the preceding 12 month। मतलब क्या है कि जिस डेट पर भी उसे एज अ फैक्ट्री एक्ट रजिस्टर होना है या फैक्ट्री एक्ट में रजिस्टर होना है, वहाँ से पिछले 12 महीने की बात करें तो पिछले 12 महीने में लगभग 10 जो मिनिमम 10 नंबर ऑफ एम्प्लॉय हैं वो वर्क करते रहे हों, ठीक है, क्लियर। और जो विद द एड ऑफ पावर वर्क करते हो, वही चीज़ यहाँ पर द्वारा लिखी हुई है, ठीक है। इसके अलावा दूसरी कंडीशन क्या थी कि 20 और मोर वर्कर्स होने चाहिए पिछले 1 साल में जिन्होंने काम करते रहे हों उन कंपनीज़ में जो वर्क कर रहे हैं विदाउट द एड ऑफ पावर। तो ये कंडीशन आपको क्लियर होगी। वो कंपनी जो पावर से चलती हैं, फैक्ट्री जो पावर से चलती हैं और उनमें पिछले 1 साल में 10 वर्कर्स ने काम किया है कंटिन्यूसली, तो वो फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होगा। इसी तरह यदि कोई ऐसी कंपनी है जिसमें विदाउट द एड ऑफ पावर काम होता है, तो वहाँ पर 20 और मोर मेंबर्स होने चाहिए फॉर द लास्ट 12 मंथ, ठीक है गाइस। तो ये एप्लीकेबिलिटी होगी आपकी फैक्ट्रीज एक्ट। अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट। तो देखिए ऑब्जेक्टिव और इंपॉर्टेंस जो है वो फैक्ट्रीज एक्ट के आप सेम चीज़ उसको समझ सकते हैं। तो देखिए जो बेसिकली एम बनाया गया था फैक्ट्रीज एक्ट का वो ये था कि जितने भी वर्कर्स हैं उन सभी के लिए सेफगार्ड या फिर उन सभी के लिए एक सेफ एनवायरनमेंट जो है वो कंपनीज में बनाया जा सके, सेफ हाइजीनिक, जिससे कि वो इजीली काम कर पाएँ। तो यहाँ पर बात बेसिकली करी गई थी वर्कर्स की सेफ्टी के लिए, हाइजीन के लिए, उनके वेलफेयर के लिए। तो ये 3 बेसिकली टारगेट रहे थे, और इन टारगेट की वजह से ही यही जो टारगेट्स है वो इंपॉर्टेंस बन जाते थे किसके, फैक्ट्रीज एक्ट थे। यदि हम नेशनल इंटरेस्ट में फैक्ट्रीज एक्ट की इंपॉर्टेंस की बात करें तो वो क्यों था? देखिए क्या हो रहा था, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा था तो यदि जो वर्कफोर्स है वर्कफोर्स पर उसका एडवर्स इफेक्ट पड़ता है तो डेफिनेटली इकोनॉमी बैलेंस नहीं रह पाएगी, और इससे डिस्प्यूट जो होंगे वो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच डिस्प्यूट भी खड़े होंगे। तो होलसमली इसका जो फ़र्क पड़ेगा वो कंट्री के इकोनॉमिकल एस्पेक्ट पर पड़ेगा। तो बेसिकली ये ज़रूरी था कि जो हेल्थ है वो एम्प्लॉयर की भी अच्छी रहे एज एन इकोनॉमिकल बेसिस और एम्प्लॉय की भी अच्छी रहे। तो इन दोनों को बैलेंस बनाने के लिए एम्प्लॉयर को अच्छा रखना, सेफ रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था, और यही जो है जो मेजर इंपॉर्टेंस बनती है फैक्ट्रीज एक्ट की आपकी। अब हम बात करते हैं ड्यूटीज़ ऑफ ऑक्यूपायर, ठीक है। ऑक्यूपायर हम देख चुके थे कि जो ऑनर होगा किसी भी फैक्ट्री का उसको हम ऑक्यूपायर बोलेंगे। तो ऑक्यूपायर की ड्यूटी क्या क्या बनती हैं? तो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 जो होता है ये ऑक्यूपायर के लिए कुछ ड्यूटीज़ जो है वो फिक्स करता है, जैसे कि टू इंश्योर द हेल्थ, सेफ्टी एंड वेलफेयर फॉर ऑल द वर्कर्स वाइल दे आर वर्क इन द फैक्ट्री। मतलब जब तक जो वर्कर्स हैं फैक्ट्री में वर्क कर रहे हैं तब तक उनकी हेल्थ, सेफ्टी और वेलफेयर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ऑक्यूपायर के पास होती है। उसके अलावा
to provide and maintain the plant and system of work in the factory that are safe and without risk to the health of the workers। और एक ऐसा एनवायरनमेंट, ऐसा वर्क कल्चर तैयार करना जिसमें किसी भी तरह की रिस्क जो हो वो वर्कर के हेल्थ को ना हो। उसके अलावा आगे की क्या ड्यूटी है, टू प्रोवाइड अरेंजमेंट इन द फैक्ट्री फॉर इंश्योरिंग सेफ्टी एंड एब्सेंस ऑफ रिस्क टू हेल्थ इन कनेक्शन विद द यूज, हैंडलिंग, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ द आर्टिकल्स एंड सब्सटेंसेज। उसके अलावा क्या होगा कि इस चीज़ को इंश्योर करना है कि जितने भी आर्टिकल्स और सब्सटेंसेज वो जो कारखाने में रखे हुए हैं, आपकी फैक्ट्री में रखे हुए हैं, वो किसी भी तरह की रिस्क या डैमेज जो है वो वर्कर्स की हेल्थ को नहीं करेंगे। ये भी इंश्योर करना ड्यूटी होती है ऑक्यूपायर की। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर 3 more duties that to provide such information, instruction and training and supervision as necessary to ensure the health and the safety for all the workers। अब मान लीजिए कोई थोड़ी सी इंडस्ट्री है जिसमें थोड़ी सी रिस्की काम होता है, तो उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग, इन्फॉर्मेशन और जो इंस्ट्रक्शन है वो वर्कर्स को प्रोवाइड कराए जाने चाहिए, जिससे वो प्रॉपर ट्रेन होकर उस काम को कर सके, जिससे जो डैमेज के चांसेस होंगे या जो रिस्क के चांसेस होंगे या जो भी इंजरीज के चांसेस होंगे वो क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। मतलब प्रॉपर ट्रेनिंग जो होगी वो उन्हें हेल्प करेगी सेफली काम करने के लिए, या सेफ्टी मेजर्स भी उनको दिए जाने चाहिए जिसकी वजह से इन केस यदि कोई अनविलिंगली कोई कुछ इंसिडेंट होता है तो उससे वो सेफली निकल पाएँ या ज़्यादा डैमेज उन्हें ना हो। इसके अलावा टू मेंटेन ऑल द प्लेसेस ऑफ वर्क इन द फैक्ट्री in a condition that safe and without the risk to health, and to provide and maintain such means to access to the agrees form such places are safe and without such risk। और सिंपल सी चीज़ ये है कि ऐसे प्लेसेस इंश्योर करना जहाँ पर हाइजीन रहे, रिस्क फ्री रहे, और जहाँ पर जो डेंजर एरियाज़ होते हैं उन्हें स्पेशल सिक्योरिटी में रखा जाए और उन्हें स्पेशल प्रोविजंस में जो है रखा जाए। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड, मेंटेन एंड मॉनिटर सच वर्किंग एनवायरनमेंट इन फैक्ट्री फॉर द वर्कर्स सो दैट सेफ विदाउट रिस्क। तो सेम चीज़ जो है वो बात करी जा रही है कि एनवायरनमेंट होलसमली ऑक्यूपायर को ऐसा बनाना होगा जिससे रिस्क फैक्टर रिड्यूस हो, है ना, हेल्थ को यदि कोई थ्रेट हो तो वो भी रिड्यूस हो, और जो वर्कर्स है वो रिस्क फ्री एनवायरनमेंट में ईजिली काम कर पाएँ। इसके बाद हम बात करते हैं अपॉइंटमेंट टू द सेफ्टी ऑफिसर। हम यहाँ पर बात करें दोस्तों ड्यूटीज़ ऑफ ऑक्यूपायर की, तो हमने यहाँ पर ये ड्यूटीज़ पढ़ी। उसके अलावा अगली जो ड्यूटी है वो ये है कि अपॉइंटमेंट ऑफ सेफ्टी ऑफिसर, और ये सेक्शन 40B के अंदर डिफाइन करा गया है। तो ये जो आपका ऑक्यूपायर से मतलब यहाँ पर ऑनर ऑफ द फैक्ट्रीज है, तो उसकी ड्यूटी होती है कि वो एक सेफ्टी ऑफिसर जो है वो अपॉइंट करेगा। सेफ्टी ऑफिसर का बेसिकली काम ये होगा कि वो कंपनी के अंदर, फैक्ट्री के अंदर सेफ्टी मेजर्स को देखेगा। ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि किसी भी तरह की रिस्क अराइविंग कंडीशन को या किसी भी ऐसे सिचुएशन को जो कि वर्कर्स की हेल्थ को कोई रिस्क कॉज कर सकती है उसको पहले से ओवरकम करना होगा, उसको रिमूव करना होगा, उसका रिमूवल उसका काम होगा। तो वेयर इन 1000 और मोर वर्कर्स आर ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड। तो अब अपॉइंटमेंट ऑफ सेफ्टी वर्कर ज़रूरी कहाँ है, ये तो हमने देख लिया कि सेफ्टी वर्कर का काम क्या होता है, लेकिन किन किन ऑर्गेनाइजेशन में सेफ्टी वर्कर बनाया जाना ज़रूरी है। तो यदि किसी फैक्ट्री में 1000 से ज़्यादा एम्प्लॉयर हैं, जो एम्प्लॉयड हैं, 1000 से ज़्यादा यदि वर्कर काम करते हैं, तो वहाँ पर सेफ्टी ऑफिसर जो है वो मस्ट। इसके अलावा इन द ओपिनियन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और ऑपरेशन इज कैरीड ऑन विच प्रोसेस और ऑपरेशन इन्वॉल्व एनी रिस्क of bodily injury, poisoning or diseases or any other hazard to health to the person employed in the factory if so required by the state government by the notification of gazette। अब देखिए दो कंडीशन दी हुई हैं कि कहाँ कहाँ पर जो सेफ्टी ऑफिसर है दैट इज़ मस्ट। पहली चीज़ तो यदि मोर देन 1000 वर्कर्स काम कर रहे हैं तो सेफ्टी ऑफिसर इज़ मस्ट। सेकंड थिंग, यदि जो कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई फैक्ट्री है, कुछ ऐसी इस फील्ड की फैक्ट्री है जहाँ पर पॉइजनियस सब्सटेंस बनते हैं या जो बॉडी इंजरी है जिसके चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पर सेफ्टी ऑफिसर का होना ज़रूरी है जो डेली आइडेंटिफाई करेगा रिस्क को और उसके अकॉर्डिंग ही आगे के एक्शन जो है वो प्रोसीड होंगे। अब हम बात करते हैं कंपलसरी डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन बाय द ऑक्यूपायर। तो सेक्शन 41B के अंदर ये एक लेजिस्लेशन जो है जो दिया हुआ है, कंडीशन जो है वो दी गई है कि एक कंपलसरी डिस्क्लोजर जो होता है इन्फॉर्मेशन का वो किसको देना होता है, ऑक्यूपायर को देना होता है। तो occupier of every factory involving a hazardous process shall disclose in the manner prescribed to the चीफ इंस्पेक्टर एंड द लोकल अथॉरिटी। मान लीजिए आपने कोई कंपनी खोली हुई है और उस कंपनी में आप कुछ ऐसा काम करते हैं जो हैजार्डस प्रोसेस की डेफिनेशन में आता है। फॉर एग्जांपल आप पॉइजन मेकिंग है, एसिड मेकिंग फैक्ट्री है, या ऐसी फैक्ट्रीज है जहाँ पर बॉडी इंजरीज
या फिर किसी भी तरह के जो डिसीजेज हैं वो कॉज हो सकते हैं आपके वर्कर्स को, तो आपको एक फुल डिस्क्लोजर होगा वो देना होगा किसको, चीफ इंस्पेक्टर को। चीफ इंस्पेक्टर जो होगी वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ये स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपॉइंट करेगी, और चीफ इंस्पेक्टर का ये कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो चीफ इंस्पेक्टर को आइडेंटिफाई करे, फुल डिस्क्लोजर दे कि हमारी कंपनी XYZ में ये वर्क होता है जो कि हैजार्डस प्रोसेस में आता है, और इससे इस तरह के जो रिस्क हैं वो एक एम्प्लॉय को हो सकते हैं। तो ये रिटन डिस्क्लोजर जो है प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में कंपनी को देना होता है चीफ इंस्पेक्टर को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से दोस्तों बनता है। आगे हम बात करते हैं, The occupier shall at the time of registration the factory involving the hazardous process lay down a detailed policy with respect to the health and the safety of the workers। और यदि मान लीजिए कि उसने रिटन में बोला है कि भाई हमारी कंपनी में ये हैजार्डस प्रोसेस होते हैं, तो उसको रिटन में वहीं पर ये चीज़ भी देनी होगी कि वो वर्कर्स की सेफ्टी के लिए कौन कौन से मेजर्स जो हैं वो ले रहा है, वर्कर की हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए कौन कौन से मेजर्स हो रहे हैं, ये भी उन्हें चीफ ऑफिसर को, चीफ इंस्पेक्टर को बाय द टाइम जो होगा वो डिटेलिंग में देना होगा प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑक्यूपायर इन रिलेशन टू हैजार्डस प्रोसेस। अब देखिए हैजार्डस प्रोसेस को काफ़ी ज़्यादा जो है वो फोकस में लिया गया। उसके पीछे रीज़न ये है कि जो फैक्ट्रीज एक्ट है बेसिकली ये वर्क करता है वेलफेयर ऑफ वर्कर्स के लिए। तो वेलफेयर ऑफ वर्कर्स के लिए जो फैक्ट्रीज़ में सबसे ज़्यादा बड़ी सिचुएशन होती है वो उनकी बॉडी इंजरी होती है, जिससे परमानेंट टेम्परेरी डिसेबलमेंट आता है, या किसी तरह के उन्हें जो है डिसीज़ेज़ मिल जाते हैं। बहुत सारे डिसीज़ेज़ ऐसे होते हैं जो वर्क कल्चर की वजह से मिलते हैं। तो ऐसी चीज़ों को हैजार्डस प्रोसेस में लिया गया, और हैजार्डस प्रोसेस में जो होते हैं वर्कर्स उनको ज़्यादा लॉसेस होते हैं। ठीक है, तो उसको कवर अप करने के लिए, उस सिचुएशन को सुधारने के लिए उसको मेन जो है सेंटर पॉइंट जो है इस एक्ट का बनाया गया था, और इसको सेक्शन 41C के अंदर डिफाइन करा गया है। तो जो यहाँ पर जो हैजार्डस प्रोसेसेस में ऑक्यूपायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड करता है ये एक्ट, उन्हें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये बात करता है मेंटेन एक्यूरेट एंड अप टू डेट हेल्थ रिकॉर्ड्स एज द केस मे बी मेडिकल रिकॉर्ड्स ऑफ दी वर्कर्स इन दी फैक्ट्री। तो पहली चीज़ तो बात ये होती है कि भाई यदि आप हैजार्डस प्रोसेसेस में हैं तो आपको अप टू द मार्क जो है मेडिकल सेफ्टी फीचर्स आपको लेने होंगे, सारी की सारी मेडिकल रिकॉर्ड्स आपके पास होने चाहिए, रिसोर्सेज आपके पास होने चाहिए कि इनकेस यदि कोई इंजरी होती है तो आप जो इनिशियल स्टेप हैं वो ले सकें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इनिशियल मेडिकल एब्सेंसी की वजह से किसी एम्प्लॉयर को अपनी जान से हाथ, किसी एम्प्लॉय को अपनी जान से हाथ धोना पड़े या किसी भी तरह का लाइफ लॉस हो। ठीक, उसके बाद अपॉइंट पर्सन हु पोजेसेस क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग हैजार्डस सब्सटेंसेस। और दूसरी चीज़, यदि कोई प्रोसेस है जो हैजार्डस प्रोसेस है तो आपकी कंपनी में एक ऐसा पर्सन होना चाहिए जो कि इक्वली क्वालिफाइड हो, जो वेल क्वालिफाइड हो उस पर्टिकुलर हैजार्ड को हैंडल करने में। मतलब मान लीजिए कि आप पॉइजन मेकिंग कंपनी है तो आपके पास एक ऐसे साइंटिस्ट, डॉक्टर या स्पेशलिस्ट होना चाहिए जो उसको हैंडल करने में स्पेशलिस्ट हो। क्लियर, क्योंकि जब कोई स्पेशलिस्ट होता है तो डेफिनेटली चीज़ों की ख़राब होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। उसके अलावा मेडिकल एग्जामिनेशन जो है वो वर्कर्स को टाइमली प्रोवाइड कराए जाने चाहिए। तो हैजार्डस प्रोसेस में इतने सारे जो हैं स्टैंडर्ड्स इस एक्ट, इंडियन फैक्ट्री एक्ट 1948 ने बनाकर रखे हुए हैं। आगे हम बात करते हैं वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन सेफ्टी मैनेजमेंट। अब देखिए वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन सेफ्टी मैनेजमेंट जो होता है इसे सेक्शन 41 के अंदर डिफाइन किया गया था। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, देखिए ज़रूरी नहीं है, ना ही ये पॉसिबल है कि हर बार जो आपका एम्प्लॉयर है वही सेफ रख पाए, और ये प्रैक्टिकली पॉसिबल सॉल्यूशन भी नहीं होता। लॉज है, सभी कुछ है, लेकिन स्टिल एक वर्कर को भी वर्किंग प्लेस पर अवेयर होना चाहिए इसके सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और ये ऐसा तभी हो सकता है जब वो एक सेफ्टी मैनेजमेंट का पार्ट बन पाए। ठीक है, यदि वर्कर सेफ्टी मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन करेगा तो डेफिनेटली गवर्नमेंट के लिए आसान होता है कि जो वर्कर है उसको अवेयर किया जाए, क्योंकि एक अवेयर पर्सन जो होगा, जो वेल ट्रेंड पर्सन होगा, वो डेफिनेटली चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से हैंडल कर पाएगा, खुद को भी सेफ रख पाएगा, एज़ कम्पेयर टू अनट्रेंड पर्सन जो कि दूसरे पर डिपेंड करेगा, एम्प्लॉयर पर डिपेंड होगा कि एम्प्लॉयर हमें बचाएगा बुरी कंडीशन से। तो डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो कॉपरेशन होना चाहिए बिटवीन वर्कर्स एंड द मैनेजमेंट, ये बहुत ज़रूरी है। तभी यदि ये कॉपरेशन नहीं होगा तो दोनों अपनी अपनी बातों पर अड़े रहेंगे और प्रॉब्लम जो है वो बढ़ती जाएंगे। आगे हम बात करने वाले राइट ऑफ वर्कर्स टू वार्न अबाउट इमिनेंट डेंजर, जो कि सेक्शन 41H में डिफाइन किया गया है। मतलब ये एक्ट
देखिए हम बेसिकली क्या करते आ रहे हैं बहुत देर से, आप लोग नोटिस करोगे कि हम यहाँ पर सेक्शंस को पढ़ रहे थे, तो किस सेक्शन में कौन सी बात करी गई थी, तो यहीं पर हम 41H की बात करते हैं। तो 41H सेक्टर जो है, H सेक्शन जो है, ये वर्कर्स को राइट देता है कि किसी भी तरह के डेंजर के बारे में पहले से ही वार्निंग दी जाए एक वर्कर को। मतलब जब वो काम अपना स्टार्ट करे उससे पहले ही उसे वहाँ पर जो जो डेंजर पॉसिबल हो सकते हैं उनकी वार्निंग उसे मिलना चाहिए। और आफ्टर लिसनिंग द वार्निंग यदि वो खुद को अलाउ करता है, खुद अपना कंसेंट देता है, तो ही उसे उस काम पर जाने दिया जाएगा। तो यहाँ पर इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ सच ऑक्यूपायर, एजेंट और मैनेजर और द पर्सन इन चार्ज ऑफ द फैक्ट्री और प्रोसेस टू टेक इमीडिएट remedial action if he is satisfied about the existence of the such imminent danger and send the report forthwhile of the action taken to nearest inspector। तो इन केस यदि मान लीजिए कंपनी में ऑक्यूपायर होता है, एजेंट होता है, मैनेजर होता है, और एक कोई पर्टिकुलर पर्सन हो सकता है जो उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो या इंचार्ज हो, और यदि वो इस चीज़ को नोटिस करता है कि यार इस पर्टिकुलर चीज़ में किसी तरह का डेंजर हो रहा है, तो उसका ये काम होगा कि वो इमीडिएटली इस चीज़ को नोटिस में अपने एडमिनिस्ट्रेशन को देगा, अपने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को देगा, लोकल एडमिनिस्ट्रेटर को इसकी इन्फॉर्मेशन देगा, और साथ ही इसकी इन्फॉर्मेशन अपने पास जो इंस्पेक्टर या चीफ इंस्पेक्टर जो अवेलेबल होगा उस एरिया में, उससे ये अवेलेबल कराएगा। अब यहाँ पर बार बार हम इंस्पेक्टर और चीफ इंस्पेक्टर की बात कर रहे हैं, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, उसका काम होता है कि एरिया वाइज ये एक तरह का चीफ इंस्पेक्टर जो है वो बनाते हैं। चीफ इंस्पेक्टर जो कि क्वालिफाई होते हैं हैंडलिंग ऑन दोज पर्टिकुलर सिचुएशन, और चीफ इंस्पेक्टर का काम होता है कि वेरियस इंडस्ट्रीज़ में जाकर सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में रखना और ये देखना कि जितने भी एम्प्लॉयर हैं क्या वो जो सेफ्टी मेजर्स 1948 द फैक्ट्रीज एक्ट बोलता है क्या उसको प्रॉपरली ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली उनके अगेंस्ट केस फाइल करना, और यदि ले रहे हैं और कुछ सिचुएशन है, किस तरह की रेगुलरिटीज़ हैं, तो गवर्नमेंट और उस फैक्ट्री के बीच जो है कोऑर्डिनेट करना, इमीडिएट करना, ये काम जो होते हैं वो इंस्पेक्टर्स के यहाँ पर होते हैं। अब आगे हम बात करते हैं फैसिलिटी ऑफ सिटिंग इन द कैंटीन। तो जो अगली हम ड्यूटीज़ पढ़ रहे थे, तो यहाँ पर सेक्शन 42 to 49 में कुछ इंपॉर्टेंट बातें करी गई हैं, और इनमें बात करी गई है कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस होंगी, जितनी भी फैक्ट्रीज होंगी, उन्हें वेलफेयर के तहत, मतलब लेबर वेलफेयर के तहत उन्हें लंच रूम्स हैं, कुछ बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करानी होगी, जैसे लंच रूम, कैंटीन, क्रीच, वॉशिंग फैसिलिटी, फर्स्ट एड फैसिलिटी, ड्रिंकिंग, प्योर ड्रिंकिंग वाटर। तो इस तरह की जो बेसिक वेलफेयर फैसिलिटीज़ हैं वो वर्कर्स को प्रोवाइड कराई जानी चाहिए। ऑक्यूपायर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ये एक्ट आर्टिकल नंबर 42 से लेकर 49, सेक्शन नंबर 42 से 49 में डिफाइन करता है। अब वही बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की, जो कि एनुअल लीव वेज, एनुअल लीव विद वेज है ना। पहले होता क्या था गाइज, पहले जब इंडस्ट्रियलाइजेशन एक अपनी चरम सीमा पर था, अपने पीक पर था, तो जितने भी वर्कर्स थे उनसे 24/7 वर्क लिया जाता था, उन्हें किसी तरह की लीव नहीं दी जाती थी, है ना। तो वहाँ पर वर्कर्स की जो कंडीशन थी काफ़ी ख़राब हो गई थी, वर्कर्स की जो कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो वहाँ से इस एक्ट को, उन सारी चीज़ों से सीख लेकर इस एक्ट को बनाया गया था कि हर वर्कर को एक मिनिमम एनुअल लीव मिलनी चाहिए, जो कि पेड लीव होंगे ना, जैसे हम सभी को आजकल पेड लीव मिलती हैं, क्लियर। तो पेड लीव मिलनी चाहिए, तो वहीं से ELCL जैसी लीव फैसिलिटीज़ की जो है वो बात होने लगी थी, जिसमें आपको छुट्टियां भी मिलती थी, वो पेड लीव होती थी, मतलब उन लीव्स की, उन छुट्टियों की आपकी सैलरी जो है वो डिडक्ट नहीं की जाती थी। तो वो इस एक्ट में सेक्शन नंबर 79 के अंदर बताया गया। तो यहाँ पर क्या बात करी गई है, फॉर द पर्पज़ ऑफ इंश्योरिंग द कंटिन्यूटी ऑफ द वर्क, द ऑक्यूपायर और मैनेजर ऑफ द फैक्ट्री इन द एग्रीमेंट विद द वर्क कमिटी of the factory constituted under the section 3 of the Industrial Dispute Act 1948 or similar committee constituted under other act if there is no such work committee or similar work committee in the factory। तो बात यहाँ पर होगी कि वर्क कमेटी बनाने की, जो वर्क कमेटी होगी वो बेसिकली डील करेगी एनुअल लीव प्रोग्राम से, कि किस तरह के एनुअल लीव जो हैं वो प्लान किए जाने चाहिए उनकी इंडस्ट्री में, क्योंकि जो लीव्स होते हैं वो हर इंडस्ट्री के अपने अपने वर्क कल्चर पर डिपेंड करती हैं। तो यहाँ पर इन एग्रीमेंट विद द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द वर्कर देयर इन क्लोज टू विद द प्रिस्क्राइब मैनर may be lodged with the chief inspector in his scheme in writing whereby the grant of leave allowable under his section may be regulated।
तो यहाँ पर क्या होगा कि जो वर्क कमेटी होगी, वर्क कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो उनको लीव का सेटलमेंट करना होगा कि वो अपने वर्कर्स को एक साल में कितनी एनुअल पेड लीव देंगे, और इसके बारे में उन्हें अब इस चीज़ को अपने इंस्पेक्टर के सामने बताना होगा और इस चीज़ को प्रॉपरली रेगुलेट करना होगा, अपने वर्कर्स को अवेयर कराना होगा कि आपको इस ऑर्गेनाइजेशन में, इस फैक्ट्री में इतने टाइम की जो एनुअल लीव है, पेड लीव जो कि है मिल सकते हो। पेड लीव को सेक्शन 79 के अंदर डिफाइन किया गया है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आपको याद रखना है गाइस। आगे हम बात करते हैं सेफ्टी एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्विस। ये सेक्शन 91 में डिफाइन किया गया है एक्ट के, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के। तो यहाँ पर ऑक्यूपायर मैनेजर, देखिए यहाँ पर दो वर्ड बार बार यूज़ किए जाएंगे, ऑक्यूपायर और मैनेजर। तो होता क्या है, ऑक्यूपायर मतलब जो मालिक होगा, और मैनेजर मतलब होगा वो जो मालिक के बिहाफ पर, ऑक्यूपायर के बिहाफ पर कंपनी को मैनेज करता है, संभालता है। तो मैनेजर कौन होता है? मैनेजर वो होता है जो ऑनर के बिहाफ पर, मालिक के बिहाफ पर, अपने ऑक्यूपायर के बिहाफ पर कंपनी को संभालता है। तो यदि ऐसा है कि मैनेजर है, तो ऑक्यूपायर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है? मैनेजर की भी बनती है। तो मैनेजर ऑफ द फैक्ट्री और एनी अदर पर्सन who for the time being purports to be in the charge of the factory undertake safety and the occupational health service, and such occupier or manager or other person shall afford all the facilities for such every, including facilities for the examination and testing of the plant and machineries and collection of the sample and other data relevant to the survey। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि देखिए कंपनी में क्या होता है। अब देखिए यहाँ पर इंस्पेक्टर जो है वो रखे गए हैं, जिनका काम क्या होता है? सेफ्टी चेक करना। तो सेक्शन 91 ये बोलता है कि भाई जो मैनेजर होंगे या जो ऑक्यूपायर होंगे या जो भी पर्सन इंचार्ज होगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो चीफ इंस्पेक्टर को टाइम टू टाइम अपनी मशीनरीज की, अपनी सेफ्टी मेजर्स की जो है वो टेस्टिंग कराएगा। उसके पीछे रीज़न ये कि ऐसा देखा जाता है कि कई बार इनिशियली तो सेफ्टी मेजर्स रखे जाते हैं, लेकिन बाद में सेफ्टी मेजर्स नहीं रखे जाते। दूसरी चीज़ क्या होता था कि मशीनों को बहुत ज़्यादा, मतलब उनकी लाइफ ख़त्म होने के बाद भी उनको यूज़ किया जाता है इंडस्ट्रीज़ द्वारा अपने पैसे को बचाने के लिए, अपने एक्सपेंसेस को कम करने के लिए। तो कई बार ऐसा होता है कि ख़राब मशीनों की वजह से जो वर्कर्स होते हैं उनकी हेल्थ पर बुरा इम्पैक्ट पड़ता है, या वर्कर्स की डेथ तक हो जाती है, उन्हें डेथ थ्रेट तक बन जाते हैं पुरानी मशीनों में काम के साथ काम करने की वजह से। तो इसीलिए टाइम टू टाइम मशीनरीज का चेकअप होना चाहिए, उनकी टेस्टिंग होनी चाहिए, और इसकी जो पावर होती है वो चीफ इंस्पेक्टर के पास होती है। ऐसा कराने के अंडर सेक्शन 91A यही बात करता है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑक्यूपायर या मैनेजर की कि वो चीफ इंस्पेक्टर को अलाउ करे, चीफ इंस्पेक्टर को पूरी तरह से कोऑपरेट करे जब वो इंस्पेक्ट करने आए उनकी मशीनरीज को या उनके सेफ्टी मेजर्स को। इन केस, अब ड्यूटी ऑफ फैक्ट्री मैनेजर की हम बात करते हैं। अभी तक हमने ड्यूटीज़ ऑफ किसकी बात करी थी? ऑक्यूपायर की बात करी थी। अब बात करते हैं मैनेजर की। मैनेजर कौन होता है? जो ऑक्यूपायर के बिहाफ पर कंपनी को संभालता है, मैनेज करता है, सारी चीज़ें देखता है। तो वहाँ पर उसका काम होता है कि राइट टू वर्क्स टू बी वार्नड अबाउट दी इमिनेंट डेंजर। ये चीज़ हम आगे पढ़ चुके हैं। तो जो जो ड्यूटीज़ ऑक्यूपायर की होती है, लगभग वही सारी ड्यूटीज़ आपकी मैनेजर की भी होती है, इसलिए मैंने उनको शॉर्ट फॉर्म में रखा हुआ। उसके बाद नोटिस ऑफ पीरियड ऑफ वर्क फॉर अडल्ट, है ना। अब यहाँ पर ये जो सेक्शन 61 है, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात बोलता है, ज़रा ध्यान से सुने। सेक्शन 61 ये बोलता है, इसके अकॉर्डिंग जो अडल्ट होंगे उनके लिए वर्क टाइमिंग अलग होगी, और जो अडल्ट होंगे उनके लिए वर्क टाइमिंग अलग होगी, और जो नहीं होंगे उनके लिए वर्क टाइमिंग अलग होगी। देखिए पहली चीज़ तो ये बोलता है कि भाई आप 14 साल से कम के बच्चों को तो फैक्ट्री में काम करा नहीं सकते, ये उनकी प्राइमरी एजुकेशन का टाइम है। यदि वो एजुकेशन छोड़ काम में लग जाएंगे तो फिर एजुकेशन कैसे होगी उनकी पूरी। तो फैक्ट्रीज एक्ट ये बोलता है कि भाई 14 साल से कम उम्र के बच्चों से तो आप काम करा नहीं सकते। अब यदि 14 से 18 तक के बच्चों, मतलब 15 से 18 तक के बच्चों से आप काम करा रहे हैं, तो उनके लिए पीरियड ऑफ वर्क अलग होगा, और 18 से बड़ी एज वालों के लिए पीरियड ऑफ वर्क जो है वो अलग होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बात ये सब करी गई है। ठीक है गाइज, कि कितना टाइम उन्हें काम करना है, कितने टाइम की उन्हें लीव मिलनी है। तो ये जो अनाउंसमेंट है या जो नोटिस है, ये कौन देगा? ये देगा मैनेजर। ये मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो 14 साल तक के बच्चों को पूरी तरह से मना है, प्रोवेटेड है काम करने के लिए। 15 से 18 तक के बच्चे जो होंगे उनके लिए वर्किंग कल्चर अलग होगा। ठीक है, उन्हें हर एक फिक्स टाइम के बाद जो है 5 डेज़ की लीव मिलती है, वहीं हर 20 दिन के बाद 5 दिन की लीव मिलती है उन्हें। वहीं बात करते हैं 20 दिन के बाद 5 दिन की लीव मिलती है 15 से 18 एज के बच्चों को, और 18 से ज़्यादा एज के जो लोग होते हैं उन्हें 20 दिन के बाद 1 दिन की जो है वो लीव मिलती है। तो इस चीज़ को आपको नोटिस करना है। और रजिस्टर ऑफ अडल्ट वर्कर,
ये सेक्शन 62 के अंदर बात करी गई है कि जो अडल्ट वर्कर होते हैं उनका रजिस्ट्रेशन अलग तरह से होगा, जो अडल्ट नहीं होंगे मतलब 15 से 18 साल की एज के वर्कर्स होंगे उनका रजिस्ट्रेशन अलग होगा। उसके बाद सेक्शन 79 सबसे इंपॉर्टेंट बात करता है आपकी एनुअल लीव विद वेज की, मतलब एक साल में कितनी पेड लीव जो है वो आप अपने वर्कर्स को प्रोवाइड करते हो उसकी इन्फॉर्मेशन भी देना फैक्ट्री मैनेजर का काम होता है। इसके अलावा नोटिस ऑफ सर्टेन डेंजरस ऑकरेंस, मतलब ऐसी कौन कौन सी सिचुएशन है जहाँ पर जो डेंजर वर्कर हो सकता है या अकर हुआ है। इसके अलावा नोटिस ऑफ सर्टेन डिसीजेज क्लियर, और सेफ्टी एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्वे कराना, सेफ्टी एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्वे कराना जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है किसकी, मैनेजर की, और ये सेक्शन 91A में डिफाइन किया गया है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि जर्नल प्रोसीजर टू बी फीलिंग इन केस ऑफ फैक्ट्री एक्सीडेंट। अब मान लीजिए कि ऐसा कौन सा प्रोसीजर है जो केस को फाइल करने में यूज़ होगा इन केस यदि फैक्ट्री में कोई एक्सीडेंट आता है, किसी कोई वर्कर उसके साथ कोई एक्सीडेंट होता है फैक्ट्री में, तो उसको केस फाइल करना है तो वो उसका प्रोसीजर क्या होगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी कोई केस का अक्रेंस होगा, कोई भी एक्सीडेंट होता है किसी फैक्ट्री में, तो ये ऑक्यूपायर ऑफ फैक्ट्री मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो चीफ इंस्पेक्टर को क्या करेंगे, इन्फॉर्म करेंगे। तो पहला स्टेप किसको लेना है, ऑक्यूपायर को लेना है, मतलब ऑनर को लेना है, जो भी ऑनर होगा कंपनी का या फिर जो भी फैक्ट्री मैनेजर होगा, ये उन दोनों का काम होता है कि वो चीफ इंस्पेक्टर को इन्फॉर्म कराएंगे कि हमारी कंपनी XYZ में इस तरह का जो एक्सीडेंट है वो हुआ है। ठीक है, उसके बाद ये काम 48 घंटों के अंदर होना चाहिए, मतलब 48 आवर्स के अंदर इस काम को कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद सेक्शन 88 में फॉर्म नंबर 22 को फिल किया जाएगा प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में, और फॉर्म नंबर 22 को फिल करके जो है आगे प्रोसीड किया जाएगा। ठीक है, और ये कहाँ पर जाता है, लेबर डिपार्टमेंट के थ्रू जाता है। इंडस्ट्रियल हेल्थ एंड सेफ्टी वेलफेयर जो डिपार्टमेंट है उसके अंतर्गत इसको जो है वो हैंडल किया जाएगा दोस्तों। चलिए इसके आगे हम बात करते हैं कि जो अलग अलग तरह की चीज़ें होती हैं, है ना। मान लीजिए अब कोई ऐसा केस फाइल हुआ और उन दोनों के भी सेटलमेंट होना है, तो इसके लिए जो लेबर कोड्स बनाए गए हैं इस एक्ट के सेक्शन नंबर 105 में, इन वो रिस्पॉन्सिबल होंगे इस तरह के सारे केसेस को हैंडल करने के लिए। इसके अलावा जो फाइनल जुडिशरी होगी वो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट भी हो सकती है इन केस ऑफ नीड। ठीक है गाइस, इसके बाद हम बात करते हैं पेनल्टीज अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 इन सेक्शन 1922 जनरल पेनल्टी फॉर ऑफेंसेस। अब मान लीजिए कि जो एम्प्लॉयर है वो कुछ ऑफेंसेस करते हैं, तो इस एक्ट के सेक्शन नंबर 92 में यहाँ पर कुछ पेनल्टीज़ हैं वो मिलती हैं। तो ये पेनल्टीज़ बेसिकली ऑक्यूपायर या मैनेजर्स के ऊपर लगाई जाती हैं। पहली चीज़ तो आपको याद रखना है। ठीक है, यदि ऑफेंसेस होते हैं, मान लीजिए कि कोई एक्सीडेंट हुआ और उस एक्सीडेंट के केस की फाइलिंग हुई है और यदि चीफ इंस्पेक्टर उसको इन्वेस्टिगेट कर रहा है, तो यदि इन्वेस्टिगेशन को मैनेजर या ऑक्यूपायर ऑफेंस करते हैं, उसमें कोऑपरेट नहीं करते हैं, तो उसके लिए उनको जो पनिशमेंट मिलती है उसकी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर 2 इयर्स तक की उनको इम्प्रिजनमेंट मिल सकता है और 1 लाख रुपये तक की उनको फाइन लग सकती है या फिर दोनों लग सकती है। ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, 2 इयर्स तक की इम्प्रिजनमेंट और 1 लाख रुपीज़ तक का फाइन या फिर दोनों, ये चीज़ें यहाँ पर उन्हें लग सकती हैं। और ये किसको लगेंगी, ऑक्यूपायर और मैनेजर को लगेगी इन केस ऑफ ऑफेंसेस। ठीक है, क्लियर। और यहाँ पर हमें एक चीज़ को याद रखना होगा कि चैप्टर नंबर 5 तो सेक्शन नंबर 87 ऑफ दिस एक्ट इस चीज़ की बात करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सेक्शन नंबर 94 क्या बात करता है, इनहांस पेनल्टी आफ्टर द प्रीवियस कन्विक्शन। अब मान लीजिए कि फैक्ट्री के जो ऑनर हैं या जो मैनेजर, उनको एक बार ऑफेंसेस के लिए पनिशमेंट मिल गई है, लेकिन कुछ बेशरम लोग होते हैं तो ये नहीं सुधरते। ठीक है, एक बार इन्हें 2 साल की सज़ा और 1 लाख रुपीज़ की पनिशमेंट मिल गई, उसके बाद इन्होंने फिर से वही सेम ऑफेंस किया, सेम इनकी फैक्ट्री में एक्सीडेंट होता, सेम ये क्या करते हैं, चीफ इंस्पेक्टर को ऑफेंस करते। तो इस केस में अब उन्हें क्या मिलेगा, इस बार उन्हें अब 3 साल तक की इम्प्रिजनमेंट हो सकता है फाइन के साथ। ठीक है, और जो फाइन होगा वो 10,000 रुपीज़ से कम नहीं होगा, और इसे 2 लाख रुपीज़ तक जो है वो एक्सटेंड किया जा सकता है। मतलब पहली बार में इन्हें 2 साल तक का इम्प्रिजनमेंट और 1 लाख रुपये तक की फ़ाइन हो सकती है या दोनों, और यदि फिर से वो सेम जो है क्राइम करते हैं, सेम ऑफेंस करते हैं, तो इस बार उन्हें इम्प्रिजनमेंट 3 साल तक का और जो फ़ाइन होगी वो 2 लाख रुपए तक की हो सकती है। ठीक है, अब दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट फेज़ जो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं वो हम बात करेंगे कि अमेंडमेंट कौन कौन से हुए थे 1948 में, है ना।
जो कि फैक्ट्रीज एक्ट 1948 थे, इसमें अमेंडमेंट कौन कौन से हुए थे। तो जो फैक्ट्रीज एक्ट अमेंडमेंट बिल आया था वो 2016 में आया था, और इसने कुछ चीज़ें जो है वो प्रपोज करी थी, कुछ चीज़ें जो है वो प्रपोज करी थी ने, इसे हम यहाँ पर डिटेल में समझने वाले हैं। तो द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 एक्ट, an act of parliament passed in the United Kingdom by the Labour governor of the क्लेमेंट एटली। तो क्लेमेंट एटली के द्वारा इसको चीज़ को क्या किया गया था, पास किया गया था फर्स्ट ऑफ ऑल। अब द फैक्ट्रीज एक्ट अमेंडमेंट बिल 2016 में आया था, जो कि लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ था 2016 में, 2000 है ना, और इसको जो है 2016 में इसको क्या किया गया था, रखा गया था लोकसभा में पास होने के लिए, लेकिन ये फाइनली 10 अगस्त 2016 में इसको रखा गया था। इसमें कुछ जो चेंजेस थे वो प्रपोज करे गए थे, और इन्हें बंडारू जो दत्ताचार्य हैं इनके द्वारा प्रपोज किया गया था, रखा गया था। तो अमेंडेड एक्ट में कौन कौन सी बात करी गई थी, जो की अमेंडमेंट कौन कौन से थे उन्हें हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले सेक्शन 2 में एक अमेंडमेंट किया गया था, और सेक्शन 2 में अमेंडमेंट जो ये था कि पावर टू मेक रूल्स ऑन वेरियस मैटर्स, पावर टू मेक रूल्स ऑन वेरियस मैटर्स। इसके अंदर क्या बोला गया था, दैट द एक्ट परमिट द स्टेट गवर्नमेंट टू प्रिस्क्राइब रूल on a range of matters including the double employment, details of adult workers to be included in the factory, registrar conditions related to the exemption to the certain worker etc. Bill gives such rule making powers to the सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल। तो इस एक्ट के अंतर्गत स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिए गए थे कि वो फैक्ट्रीज में वर्किंग कंडीशंस को देखेंगे, ठीक है। वर्किंग कंडीशंस के अलावा जितनी भी तरह की पॉसिबल सिनारियोज हो सकते हैं उन सभी सिनारियोज को और अफेयर्स को ये डील करके चलेंगे। क्लियर। इसके आगे बात करी गई थी कि एक्ट में स्टेट गवर्नमेंट में मेक रूल फॉर। अब यहाँ पर अमेंडमेंट के बाद जो स्टेट गवर्नमेंट है वो किन किन सिचुएशन में रूल बना सकती थी उनकी बात करी गई थी। तो पहला रूल ये था, डिफाइन पर्सन हु होल्ड मैनेजमेंट और कॉन्फिडेंशियल पोजीशन, मतलब उनके लिए रूल बना सकती थी उन पर्सनस के लिए जो कि बड़े मैनेजमेंट पोस्ट पर हैं या कॉन्फिडेंशियल पोजीशंस को होल्ड करते हैं। इसके अलावा एग्जाम सर्टेन टाइप्स ऑफ एडल्ट वर्कर के लिए एग्जाम्पशन की यहाँ पर बात करी गई थी, है ना, जो कि फिक्स्ड वर्किंग आवर्स के बारे में बात होती थी, वर्किंग पीरियड्स के बारे में बात करते थे और वर्किंग कंडीशंस के बारे में बात करते थे। वहीं सेक्शन 65 में ओवर टाइम के लिए भी कुछ चेंजेस लाए गए थे, ठीक है। और यहाँ पर क्या बात करी गई थी कि यहाँ पर जो बहुत इंपॉर्टेंट बात करी गई थी वो ये थी कि देखिए ओवर टाइम क्या होता है, जो वर्किंग आवर्स होते हैं, वर्किंग आवर्स से ज़्यादा जब आप काम करते हैं तो वो ओवर टाइम कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पर ओवर टाइम के लिए एक बात करी गई थी कि एक क्वार्टर में जो ओवर टाइम है वो 75 आवर्स से कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और ये बिल ये भी बोलता है कि यहाँ पर स्टेट जो परमिट है, जो लिमिट है वो 115 से बढ़ा दी गई थी, ठीक है। मतलब एक क्वार्टर में 75 घंटे से ज़्यादा, जो 75 घंटे से ज़्यादा का ओवर टाइम नहीं लिया जा सकता। एक क्वार्टर मतलब 3 मंथ के पीरियड में ये 75 घंटे से ज़्यादा जो है ओवर टाइम किसी भी एम्प्लॉय से आप नहीं ले सकते हैं, ठीक है। ओवर टाइम एंड पब्लिक इंटरेस्ट की बात करी गई थी कि यहाँ पर आप समझते हैं कि द बिल इंट्रोड्यूस्ड अ प्रोविजन विद परमिट टू द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट टू एक्सटेंड द 115 आवर्स लिमिट टू 125 आवर्स, है ना। तो यहाँ पर बिल ने इंट्रोड्यूस किया गया था कि जो पहले 115 घंटे की लिमिट थी वर्क की, उसको एक्सटेंड कर दिया जाए 125 घंटे तक, है ना। एंड इट मे बी बिकॉज ऑफ एक्सेसिव वर्कलोड इन द फैक्ट्री एंड पब्लिक इंटरेस्ट। मान लीजिए यदि फैक्ट्री में बहुत ज़्यादा काम है और यदि पब्लिक इंटरेस्ट में ये चीज़ें हैं तो जो 115 घंटे मैक्सिमम लिमिट रखी गई है उसको बढ़ाकर 125 घंटे तक कर दिया जाए। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे ये जो फैक्ट्रीज एक्ट ख़त्म होता है ना। रोज़ आपको 1 बजे क्लास मिलती रहेगी इंग्लिश में, तो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट अपना प्यार बनाए रखें और पेशेंस भी रखें। थैंक यू एवरीवन।